देखेंगे। हाँ हेलो, देखो बेसिकली क्या इसका नाम अलग से लिखना है, दोनों में स्पेस रखना है? हाँ दोनों में स्पेस रखना है। क्या अलग से इसमें अंडरलाइन करना है? बिल्कुल अंडरलाइन करना है। क्या सर पहले वाले वर्ड में लेटर को बड़ा रखा है, दूसरे में छोटा रखा है, ये इंग्लिश में लिखने का रूल है, क्या यही रूल फॉलो करना है? क्या हम इस ए को बड़ा नहीं कर सकते? वो सब रूल है, वो सब तरीका है, पढ़ाऊंगा मैं एक चैप्टर में, लेकिन अभी इसको याद करना और लिखना भी ऐसे ही है। अगर आपको बोलेगा वीट का बताइए और 4 ऑप्शन में चारों में सेम नाम भी लिखा मिल सकता है आपको, ट्रिटिकम एस्टिवम ही मिलेगा आपको लिखा हुआ, लेकिन उसमें क्या कर देगा, किसी में कैपिटल टी आगे कर देगा, किसी में कैपिटल ए बाद में कर देगा। तो हमें जिस तरीके से मैंने लिखा है बस वही रूल सही है, बाकी सब गलत है, यानी इस पे थोड़ा सा रटने के साथ साथ ध्यान भी देना होता है। ठीक है। दूसरा, पोटैटो को हम लोग कहते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या कहते हैं? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसी तरह ह्यूमन जो है, जितने भी ह्यूमन है स्पीसीज, उन सबों को एक नाम दिया जाता है, उनको कहते हैं बायो में होमोसैपियन। क्या कहते हैं? होमोसैपियन। उसके बाद हाउस फ्लाई जो आप मक्खियां देखते हैं उनको कहते हैं मस्सा डोमेस्टिका। क्या कहते हैं? मस्सा डोमेस्टिका। और मैंगो को कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका, क्योंकि मैंगो इंडिया वाली जो वर्जन होती है उसको कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। बेसिकली तो अब ये नाम अपने जनरल हम लोग यूज नहीं करते अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये बायो का नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये नाम होता है लैटिन भाषा में। किसमें लिखा जाता है? लैटिन भाषा में। और लैटिन एक डेड लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इनमें कोई चेंज स्पेलिंग में या कुछ प्रोनाउंसिएशन में आ सकता है इन फ्यूचर, बट इन सब में नहीं आ सकता। लिख लिया? लिख लिया? चलो, तो ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा नॉलेज हुई। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे सेल वॉल। पहला हमको पढ़ना था सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन मैंने पढ़ा दिया था, सेल मेम्ब्रेन मैंने पढ़ा दिया था। सेल वॉल पढ़ते हैं। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी, या तो प्लांट सेल होता है या एनिमल सेल, उन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस जो होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का। कोई भी एनिमल सेल दुनिया में देख लीजिए, वो एनिमल कोई भी हो सकता है, ह्यूमन, डॉग, इंसेक्ट, कुछ भी, उनके सेल की अगर बात करें, उनका सेल इस तरीके का अगर मैं बताऊं तो उसके सेल में आप बाहर से अगर इंटर करना चाहते हैं, उनके सेल में अगर आप बाहर से इंटर करना चाहते हैं तो वो आप सबसे पहले किससे मुलाकात होगी? वो होगी सेल मेम्ब्रेन से। ये पहली वाली जो लेयर है ये होगी सेल मेम्ब्रेन। क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर वहीं पे कोई प्लांट का सेल है, अगर कोई प्लांट का सेल है, ये सेल किसका है? प्लांट का है, तो प्लांट सेल में बाहर की तरफ एक और कवरिंग होती है, इस कवरिंग का नाम होता है सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। अगर प्लांट सेल में आप इंटर करना चाहते हैं तो पहली मुलाकात आपकी सेल वॉल नाम के एक लेयर से होगी, उसके बाद अंदर आपको वही सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। तो यानी कि सेल वॉल एक ऐसी चीज होती है जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करता है। समझ में? प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करने वाला सब्सटेंस कौन होता है? जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। क्या और भी फीचर्स हैं? हाँ बिल्कुल है। प्लांट सेल में कुछ और डिफरेंस, एनिमल सेल में कुछ और डिफरेंस, वो हम लोग वो डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बेसिकली याद रखना है कि किसी भी प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, उसका नाम क्या होता है? सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। तो बेसिकली अगर हम सेल वॉल की बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वो एक एक्स्ट्रा लेयर होती है किसके अंदर? सेल वॉल इज एन एक्स्ट्रा लेयर या आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल। आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल। यहां पर लिखेंगे सेल वॉल इज आउटर कवरिंग ऑफ, इट इज एन आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। इट इज एन आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में एक आउटर कवरिंग मतलब बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग का नाम क्या होता है? सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल जो होता है प्लांट का, सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड ऑफ मेनली वो सेलुलोज का बना होता है। अभी मैं आपको बताता हूं व्हाट इज सेलुलोज। बेसिकली अपना प्लांट का जो सेल होता है उसके बाहर 2 कवरिंग होती है। सबसे बाहर जो होती है उसको सेल वॉल कहते हैं, उसके अंदर जो होती है सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। लेकिन सबसे बाहर जो होती है सेल वॉल, वो बनी होती है सेलुलोज की। मेनली किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की। मैंने फिर से लिखा है मेनली सेलुलोज, मेनली
सेलुलोज। क्या सर प्लांट सेल के जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज के अलावा भी किसी चीज से बने होंगे? हाँ बिल्कुल, उसके अंदर कुछ चीजें पाई जाएंगी, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? सेलुलोज। तो क्या सर ऑप्शन में हमें मेनली सेलुलोज दिखेगा? नहीं, सिर्फ सेलुलोज दिखेगा। अगर कहीं पे क्वेश्चन बनता है कि सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्या? सेलुलोज। लेकिन अपने को ये याद होना चाहिए कि मेनली सेलुलोज। क्या सेलुलोज के अलावा कुछ चीज हो सकती है? हाँ हो सकती है, बिल्कुल बहुत सारी चीजें होती है, गैलेक्टिन, मैनन, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अगर बात की जाए प्लांट सेल की तो वो बना होता है मेनली सेलुलोज, यानी मेजरली वो सेलुलोज की बना होता है। ठीक है, अब अगर मैं बताऊं कि यहीं पे आपको याद होगा कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ था? प्रोटीन और लिपिड का, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ था। ये बात तो अपने को समझ में आती है, लेकिन सेल वॉल किस चीज का बना हुआ है? सेलुलोज का। आइए थोड़ी सी सेलुलोज पे चर्चा करते हैं। सेलुलोज जो होता है वो बेसिकली ये पॉलीसैकेराइड है। क्या है ये? पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड कुछ भी नहीं है, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। बहुत सारे जो शुगर मिल जाते हैं उसको कहते हैं क्या? पॉलीसैकेराइड। समझ में है? बहुत सारे जब शुगर मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। तो सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड है। तो सेलुलोज को नॉट इजी टू डाइजेस्ट, नॉट इजी टू डाइजेस्ट, इसको डाइजेस्ट करना इतना इजी नहीं है। सेलुलोज के बारे में हम लोग जानते होंगे कि जितने भी प्लांट है, अपने जितने भी प्लांट है उन सब के अंदर सेल होगा, उन सब के अंदर सेल होगा, तो यानी उन सभी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा। यानी जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, उन सभी के अंदर सेलुलोज होगा। ये बात सही कि गलत? ये बात सही। तो जब सभी के अंदर सेलुलोज अगर हुआ तो सेलुलोज हुआ, तो यानी कि उस प्लांट को डाइजेस्ट करना इजी है या मुश्किल? क्यों? क्योंकि सेलुलोज को इजी है या मुश्किल? मुश्किल है उसको डाइजेस्ट करना। नॉट इजीली डाइजेस्ट, इजीली आपसे डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि जितने भी वेजिटेरियन एनिमल होते हैं, जैसे हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं वो खाना खाने के बाद दोबारा पाचन करते हैं, ये उनका एक प्रोसेस है। उसके अलावा आप अगर पढ़ेंगे रूमिनेंट एनिमल, आपने पढ़ा होगा कभी 8th क्लास में, ये शायद ये 8th या 7th में पढ़ाया जाता है इसको, रूमिनेंट एनिमल पढ़ा है कभी? रूमिनेंट एनिमल वो होते हैं जो खाने को दोबारा मुंह में लाके पचाते हैं। इनके स्टमक में 4 पार्ट होता है, स्टमक में, और इन चारों पार्ट में डाइजेशन होता है। अपने पास एक स्टमक है, उसका एक ही पार्ट है, लेकिन इन टाइप के एनिमल जो हर्बीवोरस है, जो रूमिनेंट एनिमल है, उन सब के अंदर कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट होता है, और चारों में डाइजेशन होता है। उसके अलावा इनकी इंटेस्टाइन जो होती है बहुत लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? इसीलिए क्योंकि उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है। क्या करना है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है। अब सेलुलोज को डाइजेशन तो बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है, तो इसीलिए लंबी आते यानी लंबा इंटेस्टाइन रखते हैं वो लोग। लंबा इंटेस्टाइन इसलिए रखते हैं कि वो लंबे काफी देर तक उसको डाइजेस्ट वो कर सके, ताकि वो इजिली डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन की बॉडी पूरी तरीके से हर्बीवोरस नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोरस सामान खा के आप नहीं जिंदा रह सकते, क्योंकि हर्बीवोरस जितने भी सामान होंगे, जो भी सेलुलोजिक सामान होगा, जो भी प्लांट से बेस्ड सामान होगा, अगर आप सिर्फ वो खाते हैं, डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, गला के या खाना पका के की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट अगर आप किसी, जैसे आपने देखा होगा आजकल के मॉडर्न जमाने में सलाद लोग खाते हैं सीधे लेटस वगैरह का, तो अगर उसको डाइजेस्ट करने की बात करेंगे तो डाइजेशन इतना इजी नहीं होता है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज होता है। तो लेकिन क्या हुआ, पहले जमाने में जब ये धरती बन रही थी और ह्यूमन इवोल्यूट कर रहे थे, तो यानी कि पुराने जमाने में तो ये मीट और ये सब ये अंडे वगैरह नहीं थे, उस टाइम तो हमें फल फ्रूट और सेलुलोज वाला सामान ही खाना पड़ता था, और उतना अच्छा हमारे पास डेवलपमेंट भी नहीं था कुछ कि हम अच्छा खाने को पका सके और अच्छी तरीके से धो के खा सके। तो हम लोग उस टाइम सेलुलोज ही खाते थे, तो हम भी उस टाइम पचा लेते थे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक और ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या नाम होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आपने सुना होगा कभी किसी का अपेंडिक्स बढ़ जाता है या किसी ने बचपन में अपना अपेंडिक्स निकलवा दिया। बेसिकली आज के दौर में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। वो जब इस दुनिया की शुरुआत हो रही थी, जब अफ्रीका में इंसान ने पहली बार अपने आप को इवॉल्व करना शुरू किया, तो शुरू के जितने थे वो हर्बीवोरस आदमी थे, वो सब घास फूस खाते थे, तो वो लोगों के अंदर ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर से कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम निकला करते थे, और वो एंजाइम उस सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट करते थे। लेकिन आज के दौर में तो हम सेलुलोज पे ज्यादा डिपेंड नहीं है, हम तो दूसरी चीजें भी खा सकते हैं। अब हम लोग कार्निवोरस भी हो गए हैं, हम लोग कुछ ओमनीवोरस हो गए हैं जो दोनों चीज खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वेजिटेरियन आज भी हैं, तो उनको वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है थोड़ा, इसीलिए उनका डाइजेशन थोड़ा सा वीक रहता है।
ठीक है। तो अब क्या है, आज के दौर में तो हम लोग सब कुछ यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमारा वो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वो हमारे किसी काम का बचा नहीं। इसीलिए ये ऑर्गन आज के दौर में कहा जाता है कि वेस्टाइजल ऑर्गन है। क्या है ये? वेस्टाइजल ऑर्गन है। हमारी बॉडी में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ 50, 60, 70, 100 साल के बाद ये ऑर्गन भी हमारी बॉडी से चला जाएगा। एज लाइक हमारी बॉडी से कौन चला गया? तेल, पूंछ चली गई, वैसे ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक चीज होती है सेलुलोज को लेकर के कि सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है और इसको डाइजेस्ट करना इजी नहीं। लिख लीजिए इसको। क्लियर? अच्छा, सेल वॉल सिर्फ प्लांट के अंदर है या एनिमल के अंदर? प्लांट के अंदर। क्या एनिमल के एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। चलिए ठीक है, समझ में आता अपने को। सेल वॉल गिव शेप, स्ट्रेंथ and rigidity to plant cell। सेल वॉल एक डेड लेयर है ना, एक डेड लेयर है, लेकिन एक स्टिफ लेयर है, मतलब टाइट लेयर है। कैसी है? वो लूज नहीं है, वो लूज नहीं है। ठीक है, अगर सेल वॉल टूट गया या सेल वॉल ब्रेक कर गया तो सेल का शेप बिगड़ जाएगा। लेकिन उसको बचाने के लिए फिर एक अंदर से लेयर थी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करके ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी। क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी। अच्छा, किसी सॉलिड को आप अगर इस डंडे को देखा जाए तो इसको आप तोड़ पाइए कैसे करके? बहुत ताकत नहीं लगाना, इजिली मैं बात कर रहा हूं, नहीं टूटेगा क्योंकि ये कैसा है? रिजिड है। कैसा? ये रिजिड है। आप लोगों ने जेली खाया कभी? जेली खाया? जेली एक पाउच में आता है छोटे से में, अगर एक साइड से दबाता है तो दूसरी साइड निकल लेता है, और दूसरे साइड चला जाता है ना, फिर उस साइड दबाता है फिर इस साइड आ जाता है। तो वो कैसा है? वो फ्लेक्सिबल है। कैसा है? वो फ्लेक्सिबल है। तो सेल फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन उसको अगर प्लांट सेल की बात करो तो प्लांट सेल को रिजिड होना पड़ता है, और रिजिड होने के लिए उसको सेल वॉल मदद करता है। कौन मदद करता है? सेल वॉल। और शेप स्ट्रेंथ तो सेल मेम्ब्रेन भी दे रहा था अपना। देखिए, ये ए सेल है, ये बी है और ये सी है, और ये तीनों प्लांट सेल है या कोई भी ऐसा सेल जिसके अंदर सेल वॉल है। मैं अभी आगे बताऊंगा कि और भी अदर सेल्स होते हैं जिसके अंदर सेल वॉल होता है, लेकिन हमें मेजर प्लांट सेल के बारे में बात करना है। ये तीन सेल है। अगर मान लीजिए ए सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल बना है और सी सेल के अंदर भी कोई मॉलिक्यूल बना है, और ये सी सेल बोल रहा है कि ये मॉलिक्यूल मैं ए को भेजूंगा, ए सेल बोल रहा है मैं बी को भेजूंगा। बात समझ में? ये सी सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल बना है, ए के अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल बना है, बी के अंदर कुछ भी नहीं बना है। मैं बात करता हूं कि ए सेल बोल रहा है मैं बी तक भेजूंगा, सी सेल बोल रहा है मैं ए तक भेजूंगा। समझे? अच्छा, सी सेल को ए तक भेजने के लिए पहले बी में भेजना पड़ेगा, यानी कि ए सेल का कनेक्शन सी से होने के लिए बी और सी को भी कनेक्ट होना पड़ेगा। अब सी को ए में भेजने के लिए बी से और ए में भी कनेक्शन होना पड़ेगा, यानी ये तीनों सेल एक दूसरे में कनेक्टेड होने चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल का ही फीचर है कि वो किसी दो सेल के बीच में एक कनेक्शन दे देता है, और उसी कनेक्शन का नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा। अगर इस बीच में मैं बात करूं, एक मिनट, ब्लैक कलर लेना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा।
ये बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं कि ये इस तरीके का ये मॉलिक्यूल इस होकर के इधर आ सकता है, अगर ये मॉलिक्यूल को इधर चाहिए तो इधर पहुंचा सकते हैं, अगर ये मॉलिक्यूल इधर आना चाहता है तो इसमें आ जाए, इधर आना चाहता है इस होकर के इस सेल में आ जाए। तो बेसिकली ये जो कनेक्शन है एक दूसरे में, ये किसकी वजह से है? सेल वॉल की वजह से। और इस कनेक्शन के लिए जो होल बना है, इस होल का नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो होल है इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। बेसिकली सेल को एक दूसरे में कनेक्शन करने का काम कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। और वो किसकी वजह से होता है? सेल वॉल की वजह से होता है। समझ में? सेल वॉल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आया? चलिए, अगर आपको लगता है कि हाँ जरूरत है तो बना लीजिए। अगर आप ये फील कर पा रहे हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा कैसा होता होगा तो उस हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि प्लाज्मोडेस्माटा का फिगर बनाना चाहिए तो जरूर बना लीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसको मैं फील कर लूंगा ऐसे ही तो आप ऐसे ही कर लीजिए। बस इतना याद होना चाहिए कि एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा सब्सटेंस का अक्रॉस मूवमेंट प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए होता है। देखिए, देखिए अब अलग अलग सेल्स, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्रेजेंट इन, सेल वॉल बहुत सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो आपको पता है प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। बोलिए, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल के अंदर। दूसरा आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर। इसको याद कर लीजिए। जब मैं सारा पूरा सेल पढ़ा दूंगा आपको, तब मैंने आपको शायद यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस दिखाया है क्या? उसको मैं एक बार फिर से लिखाऊंगा और उसमें यूकैरियोटिक का अलग फोटो बनाऊंगा, प्रोकैरियोटिक का अलग फोटो बनाऊंगा, उसमें मैं बैक्टीरिया का सेल वॉल दिखाऊंगा। आप परेशान ना हो, ठीक है? पहले सारा सेल्स पढ़ लेते हैं। इसके बाद तीसरा होता है फंगी। फंगी के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। फंगी के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अच्छा, सेल वॉल प्लांट सेल का किसका बना होता है? किसका बना होता है? मेड ऑफ, अभी मैंने बताया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लाज्मोडेस्माटा किसका बना होता है? सेलुलोज का। अच्छा, बैक्टीरिया में मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है? और फंगी में मेड ऑफ काइटिन। इसका बना होता है काइटिन का। क्या सर इसको चिटिन पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आपको जो मन करे पढ़िए, बस स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। आई थिंक सेल वॉल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है। अगर सेल वॉल से मैं सवाल बनाऊंगा या कोई अच्छी जगह जहां अलीगढ़ और जामिया ऐसे पेपर में अगर सवाल बनता है तो वो बनाएगा यही कि प्लांट सेल का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। फंगी का बना होता है काइटिन का। और एनिमल का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, है ना? चौथा मैं लिख सकता हूं, एनिमल का सेल वॉल बना होता है किसका? एनिमल का बना होता है सेलुलोज का। एनिमल सेल का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। ठीक है, लिख लिया? चौथा पॉइंट लिखा और आपने लिखा? चौथा भी लिख लिया? सब लिख लिया? पूरा लिख लिया आपने भैया? चारों लिख लिया? काट दीजिए, काट दीजिए। एनिमल सेल में कौन सा सेल वॉल है भाई? और चारों के चार लिख के बैठे हुए आप लोग। बता भाई, एनिमल सेल में कौन सा सेल वॉल है?
तो काहे लिखे तुम? क्योंकि आप लिख दिए, अरे हम तो लिख रहे थे इसलिए क्योंकि तुम जागे हो कि सोए हो। उस वक्त से बोल रहा हूं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, नहीं होता है, ये हो ही नहीं सकता मेरे भाई, ये तो सवाल ही गलत है। एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं, इसका आउटर कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या तुम भाई 7 बढ़ते पढ़ा था फिर भी वही हाल रहेगा। जाग के देखो भाई, जागो ग्राहक जागो, नहीं सुना है क्या? अरे जागो ग्राहक जागो, नहीं सुना है? जाग के रहो भाई। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, वो बना होता है किसका? सेल्यूलोज का। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, और फंगी के अंदर बना होता है काइटिन का। क्या सर फंगी में काइटिन के अलावा भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। क्या होता है? काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। जी बिल्कुल पॉलीसैकेराइड होता है, लेकिन ये पॉलीसैकेराइड बहुत कम दिखेगा आपको कहीं लिखा हुआ। अगर कहीं दिख गया तो घबराना नहीं है, बिल्कुल ये पॉलीसैकेराइड बना होता है इसके अंदर काइटिन के साथ साथ। सेलुलोज के बारे में 2 बातें मैंने बताई। नॉट इजी टू डाइजेस्ट, इसको डाइजेस्ट करना इजी नहीं है, इसीलिए जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनके इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और उनके स्टमक 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं और चारों में डाइजेशन होता है। ठीक है। दूसरी बात, ये पेप्टाइडोग्लाइकन इज आल्सो मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। मतलब एक बात कॉमन है कि सेल वॉल जितने भी हैं सब में अगर कुछ ना बोला जाए कि कुछ ना बोला जाए, कुछ ना बोला जाए, किसका बना है? पॉलीसैकेराइड। किसका बना है? कहीं ना दिखे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखना चाहिए, तो लिख देना ऑल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, सिर्फ पॉलीसैकेराइड नाम लिखने से आपने बहुत बड़ी कैटेगरी लिख दी है। सुक्रोज लिख दिया, ग्लूकोज लिख दिया, फ्रक्टोज लिख दिया, सेलुलोज लिख दिया, सारी चीजें लिख दी उसमें आपने। समझ में? पॉलीसैकेराइड डिटेल में 11th में पढ़ना, यहां पे सिर्फ नाम याद करके जाना है। समझ में? चलिए, तो सेल वॉल इस तरीके का होता है और सेल वॉल में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं। ठीक है, चलिए बेसिकली अभी मैं एक न्यूक्लियस पढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले न्यूक्लियस इज ऑल्सो सेल ऑर्गेनली। मैंने सेल ऑर्गेनली शुरू कर दिया, कभी शुरू कर दी? बहुत पहले, जब सेल मेम्ब्रेन लिखाया था तभी सेल ऑर्गेनली चल रहा है। वो एक अलग बात है कि बहुत सारी बातें बीच में आई है। ऑस्मोसिस भी पढ़ाया उस बीच में, और प्लाज्मोलिसिस भी पढ़ाया, सेल को फूल जाना, सेल को श्रिंक करना। क्या किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था? पक्का चना में आया? क्या जबरदस्त। क्या किया था उसको? पहले फुलाया, फिर बाद में नमक वाले पानी में डाल के देखते वो श्रिंक कर जाता। करना चाहिए ना। अरे भाई सर ने पढ़ाया, कुछ तो सही पढ़ाया, कुछ तो गलत। देखते हैं करके, नहीं हुआ तो कटोरा लेके आना चाहिए, सब देखिए तो नहीं हो रहा, मैं करके बताता फिर। ठीक है, समझ में? आइए, न्यूक्लियस भी एक तरह का सेल ऑर्गेनली है। क्या ये सेल ऑर्गेनली है? जैसे अपनी बॉडी में ह्यूमन, मैंने न्यूक्लियस पढ़ाते वक्त एक बात बताई थी कि जैसे अपने बॉडी के अंदर ऑर्गेन है, उसमें सबसे मास्टर ऑर्गेन, सबसे मेजर ऑर्गेन कौन है? अपना ब्रेन। इसी तरह सेल के अंदर भी जो ऑर्गेन है उनका नाम ऑर्गेनली होता है, और उनमें मास्टर मेजर ऑर्गेन कौन है? न्यूक्लियस। क्या नाम है उसका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कंप्यूटर ऑफ सेल। जैसे अपनी बॉडी का ब्रेन इज द कंप्यूटर ऑफ बॉडी, इसी तरह न्यूक्लियस इज द कंप्यूटर ऑफ आवर सेल। समझ में? इट was discovered by रॉबर्ट ब्राउन। अभी थोड़ी देर पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम की बहुत चर्चा हुई थी, इसमें चर्चा तो किया था, मुझे याद नहीं किसने किया। देखिए नाम आ गया है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? ये कैसा ऑर्गेनली है? इसके अंदर कितना वॉल है? डबल। इसके अंदर डबल वॉल मेम्ब्रेन है, यानी ये 2 लेयर का बना हुआ है। यानी कितने लेयर का बना हुआ है? 2 लेयर का बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर, या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं यूकैरियोट्स। बोलो, या फिर इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं क्या? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल।
वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं उनको कहते हैं यूकैरियोट्स, और सिर्फ न्यूक्लियस उसी के अंदर होता है, न्यूक्लियस सिर्फ उसी के अंदर होता है। सर न्यूक्लियस के बाद क्या? ये कितना दिन हो गया हमसे पढ़ते हो भाई? अभी तक तुम पहुंचे नहीं हो इस लेवल पे। प्रेजेंट को मैं प्लस एंटी लिख सकता हूं, एब्सेंट को मैं माइनस एंटी लिख सकता हूं, समझ में? प्रेजेंट को हम प्लस एंटी लिखते हैं, एब्सेंट को हम माइनस एंटी लिखते हैं, समझ में? अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है ये? व्हाट इज दिस? अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस? अगर यही कहीं पे CONC लिखा हुआ है, क्या हुआ ये? कॉन्सेंट्रेशन। तो इतनी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सर आप काहे स्टाइल मारते मारेंगे, क्या कर लोगे भाई? अब सबको प्रेजेंट लिखते रहे चलेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। लिख लिया? देख लिया? सर कितना टाइम हो? टाइम 3? कब तक लेना है? कब तक लेना है? बस छोड़ दे। देखिए न्यूक्लियस में दो चार बातें बस इतनी याद रखनी है कि न्यूक्लियस होता है सिर्फ और सिर्फ ओनली यूकैरियोट्स में, मैंने बोला है। क्या किसी प्रोकैरियोट्स में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस अपने अंदर रखता है आवर, हमारा, बेसिकली हम ह्यूमन बॉडी है इसलिए बात करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। सर ये क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होता है जानते हैं आप लोग? व्हाट इज क्रोमोसोम, कभी सुना है? जी वाह, क्या जबरदस्त, बहुत सही बोले, क्या अरे ऐसा ऐसा बच्चा चाहिए हमको यार। हाँ, न्यूक्लियस कंटेन आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये लाइन मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, इसके लिए मुझे पूरा 20 मिनट चाहिए, बहुत डिटेल में इस लाइन को समझेंगे। अभी तक मैं यहां तक बता दे रहा हूं कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन के नाम के साइंटिस्ट ने। अभी तक हम लोगों के पास 3 4 5 साइंटिस्ट आए हैं, पहली बार आया था सेल डिस्कवरी करने वाला रॉबर्ट हुक। मैं फास्ट फॉरवर्ड 2x में बोल रहा हूं। रॉबर्ट हुक 1665 सेल डिस्कवर किया, लिविंग सेल को डिस्कवर किया। एंटोन वैन लीवेनहुक ने विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन डेवलप माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड श्वान। उसको सही किया था किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। कैसे किया था वो अगर जानना है तो बताइएगा, मैं समझा दूंगा, आपकी किताब में तो नहीं लिखा हुआ। उसके बाद न्यूक्लियस कितनी लेयर की है? डबल लेयर की है। अब वो कैसी दिखती है वो अगले लेक्चर में आएगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोट्स, यानी कि न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर होगा। उसके बाद ये क्या होता है वो मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा। 20 मिनट चाहिए, ठीक है? समझ में आती बातें? पक्का ना? चलिए सो हो गया सर, रहने दीजिए, खत्म, बंद कीजिए।